बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है आप मॉड्यूल 6। हमारा लास्ट लेक्चर है कस्टेग्लियानो थ्योरम पर। हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्शंस और रोटेशन इन फ्रेम्स यूजिंग कस्टेग्लियानो थ्योरम। हमारे पास प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि यूनिट लोड मेथड में था। हम फ्रेम के हर एक मेंबर को एज अ बीम ट्रीट करेंगे और हमारे पास देन उसको एज अ बीम ट्रीट करके फिर हमारे पास जितने नेसेसरी फंक्शंस होंगे मूवमेंट्स के हम उतने लिखेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। सेम हमें अब क्या चाहिए, डेल सी हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन ऑफ सी। उसके लिए हमने क्या करना है, सी पॉइंट पे एक वेरिएबल फोर्स पी लगा देनी है। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 किलो न्यूटन फोर्स लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे 4 किलो न्यूटन को रिप्लेस कर देंगे, किससे, पी से रिप्लेस कर देंगे एंड देन इसके रिएक्शन फाइंड कर देंगे। अब रिएक्शन हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे मूवमेंट को बैलेंस करके। आपके पास यहाँ पे फोर्स पी लग रही है तो उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स पी लग जाएगी। 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। आपके पास 6 2 12, तो 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दो जॉइंट है, एक ये रोलर सपोर्ट है, एक ये हिंज सपोर्ट है और हॉरिजॉन्टल हमेशा हिंज पे बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आपके पास पी के साथ साथ क्या आ जाएगा, 12 का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगा, टोटल रिएक्शन 12 प्लस पी हो जाएगा। अब आपके पास वर्टिकल भी बैलेंस है और हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस है, लेकिन आपके पास मूवमेंट अनबैलेंस है। अगर आप देखें ये पी और ये पी आपस में क्या बना रहे हैं, अपर मूवमेंट बना रहे हैं और इसका जो रिजल्टेंट होगा जो कि 3 मीटर पे लगेगा, टोटल 6 मीटर तो 3 मीटर पे, 3 मीटर पे ये और ये आपस में क्या बना रहे हैं, अपर मूवमेंट बना रहे हैं। तो आपके पास दो अपर मूवमेंट्स अनबैलेंस है, एक आपके पास 6 पी भी अनबैलेंस है, 6 मल्टीप्लाई बाई पी, इन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपके पास 6 है, और दूसरा ये आपके पास इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास 6 मीटर है, और दूसरे आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 3 बाई 36। इनको हमने बैलेंस करना है या तो फिक्स्ड मूवमेंट से या फिर आपके पास कपल मूवमेंट से। यहाँ पे हम फिक्स्ड जॉइंट नहीं है तो हम मूवमेंट नहीं अप्लाई कर सकते, हमें कपल मूवमेंट से बैलेंस करना होगा। तो उसके लिए एक फोर्स यहाँ पे लगेगी, एक फोर्स यहाँ पे लगेगी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर रहेगा। सेम प्रोसीजर, जितनी मूवमेंट अनबैलेंस है डिवाइडेड बाई जिन दो जॉइंट पे आपने उसको बैलेंस करना है उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.2 पी। अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लॉकवाइज बना रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज बनाना लाजमी है। ये आपके पास 1.2 एंड 1.2 आ जाएगा। अब आपके पास पी वाली मूवमेंट बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ 36 वाली रहेगी, तो आपके पास ये आ जाएगा 7.2। ये भी आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाना लाजमी है। इन केस अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा होता तो आपके पास ये क्या हो जाता है, फिर आपके पास इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती, तो आपको फिर यहाँ पे +7/2 के बजाय -7.2 लिखना पड़ता है। लेकिन आप इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो आपके पास +7.2 आ जाएगा। ये रिएक्शन थे जो कि हमने फाइंड कर दी। अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये आपके पास 12 प्लस पी है, और वर्टिकल की बात करें तो 1.2 + 7.2 है, और यहाँ पे आपके पास 1.2 + 7.2 है। अब हमारे पास ये तो सिंपल सी फ्रेम है, इसमें हमें इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यदि हम फ्रेम एनालिसिस जब भी करते हैं हम उसको स्प्लिट करते हैं। इसको भी अभी हम करेंगे ताकि बैलेंस करना सीख जाए, लेकिन हमारे पास यूजुअली हमें इसको स्प्लिट करने की ज़रूरत, इस केस में हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जस्ट ड्रॉ फंक्शन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक ले लें x1, जो कि आपके पास कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, 0 से लेके 6 तक, और फिर यहाँ से आप ले लें x2, जो कि आपके पास 0 से लेके 5 तक होगा, और आपको ये वाले रिएक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये आपको किस केस में ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह की एक फ्रेम है, आप इसका इधर से x ले सकते हैं, इसका इधर से x ले सकते हैं, लेकिन इसका x यहाँ से लेंगे तो फिर आपको पास यहाँ से ये वाली रिएक्शन होने लाजमी है या फिर ये वाली रिएक्शन होने लाजमी है, ताकि आप इधर से भी x ले सकें या इधर से x ले सकें। तो इस केस में हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन इनके साथ अगर ऐसी फ्रेम आ जाए तो उस केस में आपके पास ये वाले रिएक्शन को आना लाजमी हो, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर इसका मैं हॉरिजॉन्टल मेंबर ड्रा करूँ तो आपके पास ये इस पे यहाँ पे फोर्स P लग रही है, और यहाँ पे आपके पास 1.2 + 7.2, 1.2 P + 7.2। इस P को बैलेंस करने के लिए आपके पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगी P। इस 1.2 अपवर्ड लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगा 1.2 P + 7.2।
सेम कंसेप्ट। अगर आप देखें समीशन एफ ऑफ एक्स बैलेंस है, एफ ऑफ वाई बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी। किसके बराबर होगी? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि 1.2 p प्लस 7.2 इंटू 5, ये वाली मूवमेंट आपके पास क्या होगी? अनबैलेंस होगी। सेम आपके पास ये यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मूवमेंट सेम रहेगी 1.2 p प्लस 7.2 इंटू 5, ये वाले इस तरह ट्रांसफर हो जाएंगी। आपके पास p यहाँ पे लेफ्ट वर्ड लग रही है, तो यहाँ पे आपके पास राइट वर्ड लग जाएगी। अब ये डाउनवर्ड लग रही है, तो यहाँ पे ये अपवर्ड लग जाएगी 1.2 p प्लस 7.2। ये अपवर्ड लग रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास इसका डाउनवर्ड लगना लाजमी है, 1.2 p प्लस 7.2। और आपके पास ये p, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे p आ जाएगा, और ये वाला जो यूडीएल है इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 के बराबर है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मूवमेंट आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। हम बाई इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं कि आपके पास जॉइंट पे मूवमेंट हिंज पे मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे मूवमेंट ले लें बाई टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉजिटिव। आपके पास ये भी वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे शक है या इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये वाला स्टेप करना लाजमी है। सो आपके पास ये और ये फोर्स 0 हो जाएगी। सबसे पहले आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस 12 इंटू 3 क्लॉकवाइज बना रहा है, प्लस 6p, p मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस 6p, और ये वाली मूवमेंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगी -5 इंटू 1.2p प्लस 7.2। सो आपके पास 12 3 36 प्लस 6p -5 1 2 आर, तो ये 6p और माइनस 36। बस यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो -m यहाँ पे साथ आ जाएगा, -m इक्वल टू 0। सो यहाँ से m इक्वल टू 0 आ गया, जो कि आना चाहिए था। ये आपको कैलकुलेट किए बगैर यहाँ पे आपने मूवमेंट नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है? एंच है। सो हमने फ्रेम को बैलेंस कर दिया। अब हमने क्या करना है? इसके सेक्शन लेने हैं। सो एक सेक्शन यहाँ से ले लेते हैं x1, और दूसरा सेक्शन यहाँ से ले लेते हैं x2। तो इसके लिए हमारे पास इसकी ज़रूरत अगर आप देखें तो नहीं पा रही, लेकिन इस केस में अगर मैं ये चाहता है कि मैं अब यहाँ से सेक्शन ले लूँ x2 और ये वाला सेक्शन यहाँ से ले लूँ x1, तो वो भी मैं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस जॉइंट की फोर्सेज अब ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। सो इस केस में आप कहीं से भी सेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिंपल फ्रेम और आप जॉइंट पे नहीं जा रहे, फिर आपके पास जिस पॉइंट पे आपके पास फोर्सेज नॉन है, इस सेक्शन पे फोर्सेज, इस स्पॉट पे फोर्सेज नॉन है, इस स्पॉट पे फोर्सेज नॉन है, तो आप इससे अपने x डिस्टेंस को लेंगे। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो मुझे ये वाले इन वालों की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बैलेंस करने के लिए था। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो राइट वाला ले रहे हैं हम, और राइट से ये एंटी क्लॉकवाइज मूव बना रही है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1.2p प्लस 7.2 इंटू x2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। ये वाली फोर्स 1.2p प्लस 7.2 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है, तो राइट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास पॉजिटिव होती है, और p की मूवमेंट आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर m1 की बात करें तो अगर आप देखें तो आपके पास अगर इस तरह की फ्रेम हो, इस तरह की, तो आपके पास ये वाला जो जॉइंट होता है ये इस तरह ओपन होता है, और ये वाला जॉइंट इस तरह ओपन होता है। लाइक आपके पास देखें तो ये इस तरह की फ्रेम बन रही है, तो ये वाला जॉइंट इस तरह ओपन होगा, ये आपके पास इस तरह का बीम बनेगा जिसका स्पॉट इस तरफ आएगा, और बाकी ये वाला यूडीएल वगैरह इस तरफ आएगा, और यहाँ पे हिंज स्पॉट होगा। अगर आपके पास ये इस तरह वाली फ्रेम होती और ये वाला जॉइंट आपने ओपन करना होता, तो ये आपके राइट से ओपन होगा, तो ये इस तरह ओपन होगा, यानी कि अगर इसके यहाँ पे स्पॉट है तो फिर ये वाला स्पॉट यहाँ पे आएगा, और ये इस तरह ओपन होगा। आपके पास ये लेफ्ट और राइट पर देखने के लिए यूज़ होगा। ये वाला इस तरह ओपन होगा, ये इस तरह ओपन होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई होता और इसके ये वाला पॉइंट होता तो वो उस तरफ चला जाता। सो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं इस तरह, फोर्सेस लग रही है इसमें। अब आपके पास ये 12 प्लस p और ये 1.2p प्लस 7.2 है, और आगे की तरफ जा रहे हैं। सो m1 आपके पास क्या जाएगा? 12 प्लस p इंटू x1। ये आपके पास क्लॉकवाइज बना रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। अब हम लेफ्ट वाला पोर्शन ले रहे हैं, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है, सो -2x इंटू
x/2 या इसको डायरेक्ट माइनस x² लिख लें। सो हमारे पास पहला स्टेप हमारे पास डन हो गया कि हमने फोर्सेस लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ P। सेकंड स्टेप आपके पास क्या था, डेरिवेटिव ले लें dm2 डिवाइडेड बाई dt एंड dm1 डिवाइडेड बाई सॉरी पार्शियल m2 एंड पार्शियल जैसे। तो आपके पास इसमें से ये अंदर x2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 इंटू x2 एज अ कांस्टेंट रेट होगा 1.2p मल्टीप्लाई बाई x2। तो आपके पास p का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा 1.2x2। p का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1.2x2 बच गया और 7.2 इंटू x2 दोनों कांस्टेंट है तो दोनों जीरो हो गए। देन उसके बाद आपके पास x2 जीरो हो जाएगा, 12 इंटू x1 वो भी जीरो हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई x1 वो भी कांस्टेंट है और p मल्टीप्लाई बाई x1। सो p का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, x1 बच जाएगा। देन आपने m1 एंड m2 फाइंड करना है। सो m2 के लिए आपने p की ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। सो p की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अगर आप स्टार्ट पे देखें तो आपके पास क्या थी, 4 थी, तो हमने इसकी जगह 4 पुट करना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 1.2 प्लस 7.2, तो ये आपके पास बन रहा है 4.8 प्लस 7.2 1.2 प्लस 7.2, तो ये आपके पास 12x2 बन जाएगा और आपके पास 12 प्लस p की वैल्यू क्या है 4, 12 प्लस 4 16x1 माइनस x2 का स्क्वायर। देन इसके बाद तो सिंपल आपके पास इंटीग्रल ही है फ्रॉम 0 to 6 मतलब ये वाला m1 वाला, x2 आपके पास सॉरी x1 0 to 6 है और 0 to x2 0 to 5 है, मतलब अभी m1 की बात हो रही है। So m1 is 16 x1 minus x1 का स्क्वायर इंटू x1 dx प्लस 0 to 5 12x2 इंटू 1.2 x2 so डिवाइडेड बाई ei। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1152 डिवाइडेड बाई ei और इसका यूनिट जो रहेगा वो सेम रहेगा कि आपके पास रिफ्लेक्शन के केस में किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब रहेगा। सो ये आपके पास फ्रेम एनालिसिस के बारे में था, फ्रेम के मेंबर्स को बैलेंस किस तरह करते हैं सब कुछ हमने इस फ्रेम में देखा और आपके पास इन केस आपको बैलेंस न किए बगैर भी फंक्शन किस तरह लिखते हैं वो सब कुछ हमने इसमें देखा। तो हमारे पास ये मॉड्यूल 7 का एंड था। इसके बाद हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।